हेलो बच्चों, क्लास 10th की साइंस में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे धातु और अधातु चैप्टर 3 का। ठीक है, तो यहाँ पर देख लें तो धातु और अधातु से संबंधित यहाँ पर कुछ विवरण दिया हुआ है। जैसे कि लिखा है, तत्वों को उनके गुणधर्मों के आधार पर धातु और अधातु में वर्गीकृत किया जाए। तो जो तत्व होते हैं, तत्वों को उनके गुणधर्म जो होते हैं, गुणधर्म के आधार पर धातु और अधातु के रूप में क्या करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। धातुओं के जैसे कुछ उदाहरण है, यहाँ पर लिखा है आयरन, आयरन एक धातु है। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम भी धातु है। चांदी, चांदी भी धातु। कॉपर भी क्या है, धातु है। अधातु के उदाहरण है जैसे हाइड्रोजन है। जो जितनी भी गैसें हैं वो सब अधातु के अंतर्गत आती हैं। हाइड्रोजन अधातु है, नाइट्रोजन अधातु है, सल्फर भी अधातु है, और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन भी अधातु है। ऑक्सीजन को O से इंडिकेट करते हैं, सल्फर को S से, नाइट्रोजन को N से, और हाइड्रोजन को S से, एल्यूमिनियम को Al से, आयरन को Fe से, तथा चांदी है जो चांदी को Ag से, और कॉपर को Cu से। ठीक, आगे देख लेते हैं। अब इनके भौतिक गुणधर्म के आधार पर हम इनको वर्गीकृत करते हैं कि धातु है कि धातु। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं उसके भौतिक गुणधर्म क्या है। जैसे कि जो धात्विक चमक होती है, धात्विक चमक जो होती है, धातुओं की बात करें तो धातुओं की सतह कैसी होती है, चमकदार होती है। जबकि अधातु है, अधातु की जो चमक होती है, अधातु की चमक चमकीली क्या होती है, नहीं होती। जो आयोडीन एकमात्र धातु ऐसी है जिसकी सतह जो होती है चमकीली होती है। ठीक, कठोरता देख लें। धातुएं जो होती हैं सामान्यतः कठोर होती हैं, लेकिन सोडियम तथा पोटेशियम ऐसी धातुएं हैं जो क्या होती हैं, मुलायम होती हैं, और इनको क्या करते हैं, चाकू से भी काटा जा सकता है। किसको? जो सामान्यतः धातुएं होती हैं वो होती हैं कठोर, लेकिन पोटेशियम और सोडियम और लिथियम, लिथियम है, पोटेशियम है और सोडियम है, ऐसी धातुएं हैं, ऐसी मुलायम धातुएं हैं जिनको किससे, चाकू से काट सकते हैं। ठीक, आगे देख लें। अधातुओं में, अधातुओं की बात कर रहे हैं। जो अधातु होती हैं अधिकतर कठोर नहीं होती हैं। धातुएं क्या हैं, कठोर नहीं होती हैं, परंतु जो कार्बन का एक अपर रूप है हीरा, यह क्या है, सबसे अधिक कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। सबसे अधिक कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है, हीरा है, जो क्या है, कार्बन का एक अपर रूप है। यहाँ पर एक अपवाद के रूप में हो जाएगा। आगे देख लें, इनके रूप के बारे में देख लें तो इनका रूप कैसा होता है। जो अधातुएं होती हैं, अधातुएं कमरे के ताप पर, नहीं, धातुएं जो होती हैं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, परंतु एकमात्र ऐसी धातु है जो पारा है या मरकरी है। इसको छोड़ दिया जाए तो, क्योंकि पारा जो मरकरी है कमरे के ताप पर किस रूप में पाई जाती है, पाई जाती है द्रव अवस्था में। वहीं पर अधातु की बात करें, अधातु ठोस गैस रूप में पाई जाती है। ठोस या गैस रूप में क्या पाई जाती है, अधातु पाई जाती है। केवल ब्रोमीन एकमात्र ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर क्या होती है, तरल अवस्था में पाई जाती है। आघात वर्धना की बात कर लें, ब्रोमीन अधातु है जो द्रव होती है, और जो पारा धातु है जो द्रव होती है। ठीक, आगे देख लें। आघात वर्धनीयता, कुछ धातुओं को पीट कर एक पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जब कोई धातु है उसको हम पीट पीट करके क्या करते हैं, पतली चादर बन जाती है। जैसे कि टिन है, ये आपने देखने पतली पतली चादर आती है, वो क्या धातुओं की ही आती हैं। जबकि अधातु होती हैं वो क्या होती हैं, आघात वर्धनीय होती हैं, मतलब ये घात नहीं सक सकती है, इनको पीटा जाए तो ये टूट जाती हैं, टूट के बिखर जाती हैं। ठीक, अधातुएं। आगे देख लेते हैं। तन्यता, तन्यता की बात की जाए तो धातुओं हैं जो धातुओं को क्या कर सकते हैं, धातुओं को पतली तार के रूप में खींचा जा सकता है। जो धातुएं होती हैं धातुओं को पतली तार के रूप में खींचा जा सकता है, परंतु अधातुएं जो होती हैं तन्य नहीं होती है, धातुओं को पतली तार के रूप में नहीं खींचा जा सकता। ठीक, विद्युत तथा ऊष्मा की चालक, यहाँ पर देख लें, सामान्यतः जो धातुएं होती हैं विद्युत तथा ऊष्मा की सुचालक होती है। जैसे कि सीसा और मरकरी है, ये हैं जो विद्युत की क्या होती हैं, कुचालक होती हैं। जो सामान्यतः धातुएं होती हैं वो क्या होती हैं, सामान्यतः धातुएं ऊष्मा तथा विद्युत की कुचालक होती है, परंतु दो अपवाद हैं। जैसे कि सीसा धातु हो गई और साथ ही साथ मरकरी धातु हो गई, ये क्या है, विद्युत की कुचालक होती हैं। अब अधातुओं में देख लें, अधातुएं जो होती हैं सामान्यतः अधातुएं विद्युत तथा ऊष्मा की कुचालक होती हैं, परंतु एकमात्र अधातु जो ग्रेफाइट कार्बन का अपर रूप है वो क्या है, विद्युत का सुचालक होता है। ठीक, आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, नहीं, इसी का ऑप्शन 7 में क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि धातुएं जो होती हैं अधिक घनत्व तथा उच्च गलनांक की होती हैं। जो धातुएं होती हैं सामान्यतः क्या, इनका धातुओं का जो घनत्व होता है अधिक होता है, साथ ही साथ इनका जो गलनांक होता है धातुओं का अधिक होता है। परंतु कुछ धातुएं हैं जैसे कि सोडियम है और पोटेशियम है, इनका घनत्व एवं जो गलनांक होता है बहुत कम होता है। कुछ धातुएं जैसे कि सोडियम है और पोटेशियम है, इनका जो घनत्व होता है और गलनांक होता है क्या है, कम कम होता है। ठीक, अधातुओं की बात करें, अधातुएं सामान्यतः, अधातुओं का जो घनत्व होता है और गलनांक होता है वो क्या होता है, सामान्यतः कम होता है। ठीक, ध्वनिक की बात करें, धातुएं जो होती हैं कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ पैदा करती हैं। धातुओं की बात करें, जो धातुएं क्या होती हैं जब कठोर सतह से टकराती हैं तो क्या करती हैं, एक प्रकार से आवाज़ उत्पन्न करती हैं। जबकि अधातुएं
ध्वनिक नहीं होती हैं। धातुएं क्या होती हैं, आवाज़ उत्पन्न नहीं करती हैं धातुएं। ठीक, आगे देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है धातुओं के बारे में, अधिकतर धातुएं क्षारकीय ऑक्साइड बनाती हैं। अधिकतर जो धातुएं होती हैं क्या होती हैं, क्षारकीय ऑक्साइड बनाती हैं। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, यहाँ पर लिखा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये ऑक्साइड है। अधिकतर धातुएं क्षारकीय ऑक्साइड बनाती हैं, जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक, अधातुओं की बात करें, जो अधातुएं होती हैं अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। अधातुएं क्या करती हैं, अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक, आगे देख लेते हैं धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म, नहीं, धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। धातुएं जैसे कि वायु के साथ अभिक्रिया, जो धातुएं होती हैं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं। जैसे धातु में जब हम धातु को जब हम ऑक्सीजन के साथ मिलाते हैं या अभिक्रिया कराते हैं तो हमें मिलता है क्या, धातु ऑक्साइड। ठीक, जैसे कि यहाँ पर कॉपर धातु है, जब कॉपर धातु को ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराई तो यहाँ पर क्या हो गया, कॉपर ऑक्साइड हो गया। क्या हो गया, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड कैसे होता है, काले रंग का होता है। आगे देख लेते हैं, जब एल्यूमिनियम को जब हम ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं, किसकी, एल्यूमिनियम की ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। जब मैग्नीशियम की हम ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। जब मैग्नीशियम की अभिक्रिया हम जब ऑक्सीजन से कराते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है यहाँ पर। ठीक, एक आपकी क्या हो गई, धातु और ऑक्सीजन की अभिक्रिया करा के क्या बन गया, धातु ऑक्साइड बनता है। आगे देख लेते हैं, जो धातुएं जो होती हैं ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह से अभिक्रिया दिखाती हैं। धातुएं जो होती हैं ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह से क्या करती हैं, अभिक्रिया दिखाती हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, सोडियम और पोटेशियम वायु में आकस्मिक आग पकड़ लेती हैं। सोडियम और पोटेशियम ऐसी भी धातुएं हैं जो वायु में आकस्मिक मतलब एकाएक क्या कर लेती हैं, आग पकड़ लेती हैं। जिसे रोकने के लिए उन्हें केरोसिन के तेल में डुबो कर रखा जाता है। जिन्हें क्या करते हैं, रोकने के लिए केरोसिन तेल में क्या करते हैं, हम डुबा कर रखते हैं, किसे, पोटेशियम और सोडियम को। ठीक, आगे देख लेते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जिंक कुछ धातु हैं, जैसे कि मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है और जिंक है और लेड है। ये वायु के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं। इन धातुओं पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। जैसे कि मैग्नीशियम है आपका, एल्यूमिनियम है, जिंक है और लेड है। ये क्या करते हैं, वायु के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं और इन धातुओं पर एक परत चढ़ जाती है, धातु ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। ठीक, जैसे कि लिखा है, आयरन वायु में गर्म करने पर प्रज्वलित नहीं होता। जो वायु होता है अर्थात आयरन होता है, आयरन जब वायु में गर्म करते हैं तो यह प्रज्वलित या जलता नहीं है। लेकिन ज्वाला में जब हम एक जलती हुई ज्वाला में जब हम क्या करते हैं, चूर्ण डाल देते हैं किसका, लोहे का, तो यह क्या है, तेजी से जलने लगता है आयरन। ठीक, इसी का आगे देख लें, कॉपर भी प्रज्वलित नहीं होता। कॉपर है, कॉपर भी आग में जलता नहीं है, मतलब लौ के साथ नहीं जलता, लेकिन उस पर जब काले रंग की परत चढ़ जाती है जिसे हम कॉपर ऑक्साइड कहा जाता है। ठीक, आगे देख लें, चांदी सोना ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते। सीधी सी बात लिखी है कि जो चांदी है और सोना है ऑक्सीजन के साथ क्या करते हैं, अभिक्रिया नहीं करते। क्यों, क्योंकि ये जो होते हैं ये प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, तो किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करते। जो भी धातुएं किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं वह कीमती और बहुमूल्य होती हैं। जैसे कि सोना चांदी बहुत ही, अभी देख रहे हैं रेट उसके बढ़ते जा रहे हैं, तो ये क्या है, बहुत कीमती धातुएं हैं। ठीक, क्योंकि ये अभिक्रियाशील नहीं है, मतलब किसी से अभिक्रिया नहीं करती हैं, वातावरण में है, प्रकृति में जो मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, स्वतंत्र रूप से पाई जाती हैं। यहाँ पर उभयधर्मी ऑक्साइड की बात है, बेधातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार, किससे, अम्ल मतलब H+ आयन, क्षार मतलब OH-। ठीक, यहाँ पर उभयधर्मी ऑक्साइड की बात करें, बेधातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं, लवण और जल उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं, लवण और जल उत्पन्न करते हैं। जैसे कि ये उदासीनीकरण अभिक्रिया के लक्षण है ये। ठीक है, जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो एल्यूमिनियम क्लोराइड तथा पानी की प्राप्ति होती है। ठीक, अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड को जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमें सोडियम एल्यूमिनेट और साथ ही साथ हमें मिलता है क्या, पानी मिल जाता है। आगे देख लेते हैं, जल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या होता है। जो धातु होती है जब जल के साथ अभिक्रिया करती है तब क्या करता है, धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस को क्या करता है, रिलीज करता है। वहीं पर धातु ऑक्साइड अभी तो कर रहा था, धातु जल के साथ अभिक्रिया करके तो क्या बना रहा था, धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। जब धातु ऑक्साइड है जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो धातु हाइड्रोक्साइड की प्राप्ति होगी। ठीक, आगे देख लेते हैं, कौन, अब धातु है, जो धातु, ये लिखा धातु जैसे कि सोडियम है, पोटेशियम है और कैल्शियम,
धातुएं हैं जो 3 धातु हैं, कौन कौन सी, सोडियम है, पोटेशियम और कैल्शियम जो धातु हैं ठंडे जल के साथ क्या करती हैं, अभिक्रिया करती हैं। और यहाँ पर देख लें एल्यूमिनियम है, आयरन है और जिंक है। कौन कौन सी, एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक, ये केवल भाप के साथ अभिक्रिया करती हैं। कुछ धातुएं हैं जिनमें कि एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक ये सिर्फ भाप के साथ अभिक्रिया करती हैं। यहीं पे लिखा है जो मैग्नीशियम धातु गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है। क्या करता है, मैग्नीशियम धातु जो गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है। आगे भी देख लें धातु, और धातु कौन कौन सी हैं, जैसे कि लेड है, कापर है, सोना है और चांदी है। ये जल के साथ कोई भी अभिक्रिया नहीं करते, मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। जल के साथ अभिक्रिया कौन कौन नहीं करता है, एक आपका सीसा हो गया, एक आपका कापर हो गया, एक आपका सोना हो गया, एक आपका चांदी हो गया। ये क्या करते हैं, धातु के साथ अभिक्रिया, अर्थात धातु है जो, ये धातु है कौन कौन सी, सीसा है, कापर है, एल्यूमिनियम कॉपर है, फिर इसके बाद में सोना है और चांदी, ये क्या करते हैं, जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। अब आगे भी देख लेते हैं, जैसे कि धातु के साथ कैल्शियम, धातु जो जैसे कि कैल्शियम है, एक मिनट रुकना, धातु कैल्शियम, मैग्नीशियम जल के साथ अभिक्रिया करने पर तैरने लगते हैं। जब कैल्शियम और मैग्नीशियम जब जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो ये जल में क्या करते, तैरते हैं, क्योंकि ये हाइड्रोजन के बुलबुले, हाइड्रोजन जो गैस है, हाइड्रोजन गैस के बुलबुले धातु के साथ चिपक जाते हैं। जो हाइड्रोजन गैस के बुलबुले हैं जब इनमें कैल्शियम तथा मैग्नीशियम धातु है जो उससे चिपक जाते हैं तो ये क्या करते हैं, पानी में क्या करते, तैरने लगते हैं। ठीक, आगे देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर दी हुई भी है अभिक्रिया। क्या लिखा, जब सोडियम को हम पानी के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, साथ ही मिलता है हाइड्रोजन गैस और मिलती है क्या, ऊष्मा। अब कैल्शियम है, कैल्शियम को जब हम पानी के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना, साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस मिलती है यहाँ पर। अब मैग्नीशियम धातु को जब हम पानी से अभिक्रिया कराते हैं तो हमें मिलता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस मिलती है। अब यहीं पर देख रहे हैं एल्यूमिनियम को जब हम पानी से अभिक्रिया कराते हैं तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड और क्या मिलता है यहाँ पर, पानी के 3 अणु मिलते हैं। ठीक, यहाँ पर लिखा है आयरन को जब हम पानी के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो फेरिक ऑक्साइड और साथ ही साथ हमें मिलता है पानी के 4 अणु। आगे देख लेते हैं, धातु की तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या होता है। जब धातु तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तब हमें धातु और तनु अम्ल आपस में अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी दिया है। आयरन धातु है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जो तनु है, जब आपस में अभिक्रिया करेंगे तो यहाँ पर क्या बनेंगे, एक लवण बन जाएगा जिसे आयरन क्लोराइड बोलेंगे और हाइड्रोजन गैस की प्राप्ति होगी। ठीक, मैग्नीशियम धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है, तनु अम्ल है तथा मैग्नीशियम क्लोराइड एक प्रकार से लवण बनेगा और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस क्या होगी, विस्थापित होगी। ठीक, आगे देख लेते हैं, जब यहाँ पर क्या है आपका, जिंक है, जिंक को जब हम, ये जिंक है धातु है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है, तनु अम्ल है। तनु अम्ल की जब आपस में अभिक्रिया कराएंगे तो हमें जिंक क्लोराइड तथा हाइड्रोजन गैस की प्राप्ति होगी। अब यहाँ लिखा एल्यूमिनियम को जब हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो एल्यूमिनियम क्लोराइड तथा हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। आगे देख लेते हैं, कॉपर है, चांदी है और पारा है, तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। कॉपर, चांदी और पारा क्या करते हैं, तनु अम्ल मतलब जो कम अम्ल होते हैं उनके साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। ठीक, आगे देख लेते हैं, धातुओं की अन्य धातु लक्षणों के साथ अभिक्रिया। जो धातु होती है जैसे कि का धातु है, कौन सी धातु, धातु का लवण विलयन खा के साथ अभिक्रिया करके लवण विलयन का बनाता है और धातु खा क्या हो जाती है, विस्थापित हो जाती है। यहाँ पर ये हमें समझ में आता है कि जो धातु का है, जो धातु खा से क्या है, अधिक क्रियाशील है। जब ये धातु खा से अधिक क्रियाशील है तो क्या करती है, धातु खा को उस लवणीय विलयन से क्या कर देती है, विस्थापित कर देती है। यहाँ पर देख लेते हैं, अधिक अभिक्रियाशील धातुओं अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उनके योग के विलयन से क्या कर देती हैं, विस्थापित कर देती हैं। यह धातुओं की सक्रियता श्रेणी पर आधारित है। सक्रियता श्रेणी के बारे में देख लेते हैं। सक्रियता श्रेणी जो होती है वह सूची जिसमें धातुओं को क्रियाशीलता के आधार पर, कैसे, अवरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम, अवरोही मतलब घटते क्रम, क्या होता है, घटते क्रम, पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा फिर सबसे छोटा, ये होता है आपका अवरोही क्रम। वह सूची जिसमें धातुओं को क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है सक्रियता श्रेणी कहलाती है। सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन कौन सी है, पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है और मैग्नीशियम। ये क्या है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु। सबसे अधिक क्रियाशील धातु की बात करें, ये ठंडे जल के साथ भी अभिक्रिया करती हैं। कौन कौन सी, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम। मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है, हमने अभी देखा था।
पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, ये क्या करते हैं, अधिक अभिक्रियाशील है, और मैग्नीशियम भी क्या है, अधिक अभिक्रियाशील है। अब जो क्या है घटती अभिक्रियाशीलता की बात करें, जैसे घटती अभिक्रियाशीलता में है क्या आपका, घटती अभिक्रियाशीलता यहाँ पे देख लेते हैं। घटती अभिक्रियाशील में हो जाएगा आपका क्या, एल्यूमिनियम हो जाएगा, जिंक हो जाएगा, आयरन हो जाएगा। क्या एल्यूमिनियम है, जिंक है और आयरन, ये क्या है घटती अभिक्रियाशीलता के अंतर्गत आ जाएंगे, और साथ ही साथ लेड। और देख लेते हैं, घटती अभिक्रियाशीलता हो गया यहाँ पर। अब क्या होते हैं सबसे कम अभिक्रियाशील, सबसे कम अभिक्रियाशील तत्व कौन कौन से, जैसे कि हाइड्रोजन है, कॉपर है आपका, पारा है आपका, ये हो गया आपका चांदी, एजी लिखा है ये क्यों नहीं है, और हो गया आखिरी में सोना। ये क्या है सबसे कम अभिक्रियाशील तत्व हैं। आगे देख लेते हैं, धातुओं की अधातुओं के साथ अभिक्रिया। जब तत्वों की अभिक्रियाशीलता संयोजकता कोश को पूर्ण करने की प्रवृत्ति के रूप में साझा की जा सकती है, अर्थात धातु के जो परमाणु होते हैं अपनी संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉन त्याग करके और धनायन बनाते हैं। क्या करते हैं, जो धातु है, धातु के जो परमाणु होती है अपनी संयोजकता कोश में, संयोजकता कोश का मतलब होता है जो आखिरी कोश होता है किसी भी धातु के, तो आखिरी कोश में जितने परमाणु शेष रहते हैं, जितने अणु शेष रहते हैं, परमाणु शेष रहते हैं, उसको इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं तो वो क्या करते हैं, धनायन बनाते हैं। जैसे अधातु के परमाणु संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाते हैं। जो अधातु के परमाणु होते हैं, अधातु के परमाणु संयोजकता कोश में क्या करते हैं, संयोजकता कोश जो आखिरी कोश होता है, जैसे कि एक दो कोश है तो ये वाला आपका आखिरी कोश है जो संयोजकता कोश होगा। संयोजकता कोश जो होते हैं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या करते हैं, ऋणायन बनाते हैं। और यहीं पर धातु के जो परमाणु अपनी संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, त्याग करते हैं तो धनायन बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन त्याग करने धनायन बनाए और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने तो ऋणायन बनाते हैं। ठीक, जैसे कि लिखा है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड की जो परमाणु संख्या वो है 11। तो इसके कोष होते हैं, के कोष होता है, के, एल, एम और एन कोष होता है। तो यहाँ पर के में जो परमाणु की संख्या होती है 2, फिर के, फिर एल में होती है 8, एम में भी होती है 8, और साथ में यहाँ पर क्या हो जाती है, एन में हो जाती है आपकी 8, फिर इसके बाद यानी कि 8, 18 ऐसे ऐसे बढ़ती जाती, 2, 8, 18, 18 ऐसे बढ़ती, फिर होती है 32, 32। तो हमें यहाँ पर देखना है, अर्थात के कोष में तो सबसे कम होती है 2, और अधिकतम कितनी हो सकती है, अधिकतम हो सकती है 8, 8 से ज़्यादा नहीं हो सकती किसी भी कोष में। ठीक, तो इसमें क्या है, संयोजकता इसकी हो जाएगी 1, किसकी, सोडियम की। सोडियम की आखिरी कोष में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है। जब 1 इलेक्ट्रॉन है तो वही उसकी क्या हो जाएगी, संयोजकता हो जाएगी। आगे देखते हैं, सोडियम को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, जब एक संयोजकता हम यहाँ पर क्या करते हैं, त्याग देते हैं। जब त्याग दे देते हैं तो क्या पर बन जाता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का, जब एक इलेक्ट्रॉन को हम त्यागते हैं तो यहाँ पर बन जाता है धनायन, तो यहाँ पर धन का चिन्ह आ जाता है, सोडियम धनायन हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, अब यहीं पर क्या है, क्लोरीन है। क्लोरीन एक प्रकार की गैस है। तो यहाँ पर क्लोरीन की जो परमाणु संख्या है वो कितनी, क्लोरीन की परमाणु संख्या है 17, 2, 8, 7, ये परमाणु संख्या कितनी है, 17। तो यहाँ पर आखिरी कोष है, जो आखिरी कोष में संयोजकता यानी कि परमाणु संख्या कितनी है, 7 है। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 7 है। अब इसको अष्टक को पूर्ण करना है। अष्टक को पूर्ण करने के लिए क्या करेगा, एक प्रकार से ये ग्रहण करेगा एक इलेक्ट्रॉन, किससे, सोडियम से। जब सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इसने क्या किया, कर्जा लिया मतलब ऋण का चिन्ह इस पर आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर स्पष्ट तौर पर लिखा भी है कि ये आपका सोडियम हो गया, ये आपका सोडियम धनायन है और क्लोरीन क्या है, ऋणायन है। आगे देख लेते हैं, आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक जो होते हैं विपरीत आवेशित आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आयनिक यौगिक क्या कहलाते हैं, जो विपरीत आवेशित आयन होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं तथा मजबूत स्थिर वैद्युत बल में बनकर आयनिक यौगिक बनाते हैं। जो आयनिक यौगिक हैं वे विपरीत आवेश आयन एक दूसरे से, अर्थात धन ऋण जो आवेश हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, धन ऋण जो आवेश होते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तथा मजबूत स्थिर वैद्युत बल में बनकर आयनिक यौगिक बनाते हैं। ठीक, आयनिक यौगिकों के गुणधर्म भी देख लें, जैसे कि भौतिक प्रकृति, अर्थात ये आयनिक यौगिक जो होती हैं ठोस व कुछ कठोर होते हैं, जो सामान्यतः भंगुर होते हैं। जो आयनिक यौगिक होते हैं क्या होते हैं, कुछ ठोस होते हैं और कुछ कठोर होते हैं, साथ ही साथ में क्या होते हैं, भंगुर होते हैं। आयनिक यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक की बात करें, आयनिक यौगिक जो होते हैं, आयनिक यौगिकों का गलनांक एवं क्वथनांक क्या होता है, बहुत अधिक होता है। जो आयनिक यौगिक होते हैं इनका जो गलनांक और क्वथनांक है क्या है, बहुत अधिक होता है आयनिक यौगिकों का गलनांक एवं क्वथनांक। घुलनशीलता की बात करें, जो घुलनशीलता होती है आयनिक यौगिकों की घुलनशीलता, आयनिक यौगिक प्रायः जल में घुलनशील होते हैं, परंतु केरोसिन, पेट्रोल जैसे विलायक हैं, विलायकों में ये क्या करते, घुलते नहीं हैं। घुलनशीलता की बात करें, जो आयनिक यौगिक होते हैं प्रायः जल में घुलनशील होते हैं, परंतु मिट्टी का तेल जिसे केरोसिन बोलते हैं और साथ ही साथ पेट्रोल है, इन जैसे विलायकों में क्या होते हैं, आबिले होते हैं, अर्थात ये घुलते नहीं है। कौन, आयनिक यौगिक।
विद्युत चालकता की बात करें, विद्युत चालकता आयनिक यौगिक जो होते हैं जलीय विलयन में, आयनिक यौगिक जलीय विलयन में और गलित रूप में विद्युत धारा का चालन करते हैं। जलीय विलयन में क्या करते हैं, एक तो जलीय विलयन में और गलित अवस्था में जब ये आयनिक यौगिक होते हैं तब विद्युत धारा का चालन करते हैं। अन्यथा जब ठोस अवस्था में होते हैं तो विद्युत का चालन नहीं करते। कौन? आयनिक यौगिक। ठीक, आगे देख लेते हैं धातुओं की प्राप्ति और धात्विकी। जैसे कि खनिज है, खनिज पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्वों और यौगिकों को क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। जो पृथ्वी है, पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्वों और यौगिक को क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। अयस्क की बात करें तो अयस्क क्या होता है? अयस्क वे खनिज, अयस्क की बात करें, वे खनिज जिनमें धातु अधिक मात्रा में पाई जाती है उसे निकालना लाभकारी होता है, अयस्क कहते हैं। वे खनिज जिनमें धातु क्या होती है? अधिक मात्रा में होती है और उनमें से धातु को निकालना अधिक लाभकारी होता है, उसे क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। सक्रियता श्रेणी की बात करें, सक्रियता श्रेणी में गुणधर्म, जैसे कि सक्रियता श्रेणी में धातु पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम और मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, ये सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैं। कौन कौन से सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम और मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, ये सबसे अधिक अभिक्रियाशील है क्योंकि ये स्वतंत्र रूप से विद्युत अपघटन स्वतंत्र रूप से नहीं मिलते हैं, साथ ही साथ में ये विद्युत अपघटन करते हैं। इनको अलग किससे किया जाता है? विद्युत अपघटन से किया जाता है। कौन सी विद्युत अपघटन विधि जो होती है उससे किसको अलग किया जाता है? पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम को। ठीक, क्योंकि ये स्वतंत्र रूप से प्रकृति में नहीं पाए जाते इसलिए वे सबसे अधिक अभिक्रियाशील होते हैं और इन्हीं तत्वों को विद्युत अपघटन के द्वारा क्या किया जाता है? विलयन से अलग किया जाता है। किस किसको? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम को। आगे देखते हैं मध्यम अभिक्रियाशील तत्व। मध्यम अभिक्रियाशील तत्व वे तत्व हैं, मध्यम अभिक्रियाशील की बात करें जैसे कि जिंक है, आयरन है, लेड है, कॉपर है और पारा। क्या? जिंक हो गया आपका, आयरन हो गया, लेड हो गया, कॉपर हो गया। ये क्या करते हैं? ये सल्फाइड अयस्क हैं। जो सल्फाइड अयस्क ऑक्साइड तथा कार्बोनेट के रूप में कार्बन द्वारा अपचयित होते हैं। सल्फाइड अयस्क और ऑक्साइड कार्बोनेट अयस्क के रूप में ये कार्बन द्वारा क्या होते? अपचयित होते हैं। इनका अपचयन होता है। मध्यम अभिक्रियाशील के अंतर्गत कौन कौन से तत्व आते हैं? जिंक है, आयरन है, लेड है, कॉपर है और साथ ही साथ क्या है आपका? पारा। सबसे कम अभिक्रियाशील जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं वो कौन कौन से? आपका सिल्वर हो गया और हो गया साथ में सोना। ये स्वतंत्र रूप से प्रकृति में पाए जाते हैं सबसे कम अभिक्रियाशील तत्व हैं। ठीक, धातुओं का निष्कर्षण देख लें। अयस्क से धातु प्राप्त करना। अयस्क जो होता है, अयस्क से धातु को कैसे प्राप्त करते हैं? अयस्क की बात करें, अयस्क से धातु को प्राप्त करना, जिसके चरण फर्स्ट में अयस्कों का समृद्धिकरण है, धातुओं का निष्कर्षण है, धातुओं का परिष्करण है। अयस्क की बात करें, अयस्क का सांद्रण। अयस्क का क्या होता है? यहाँ पर सांद्रण है। जैसे कि उच्च अभिक्रियाशील धातुएं, अयस्क सांद्रण कैसे किया जाए? तो उच्च अभिक्रियाशील धातुएं जो गलित धातु का विद्युत अपघटन करती हैं, क्या करती हैं? गलित धातु जो होती हैं, गलित धातुओं का विद्युत अपघटन से अलग कर दिया जाता है। जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम में गलित अवस्था में पाई जाती हैं तो इनको क्या करते हैं? विद्युत अपघटन से अलग भी कर सकते हैं। अब मध्यम अभिक्रियाशील होती, मध्यम अभिक्रियाशील में कौन कौन से सल्फाइड अयस्क आते हैं? जैसे कि HGS और जिंक सल्फेट, यहाँ पर क्या है? ये सल्फाइड अयस्क हैं। और कार्बोनेट अयस्क की बात करें, कार्बोनेट अयस्क ZnCO3 है। अब यहाँ पर सल्फाइड जो अयस्क होता है इसको भर्जन विधि के द्वारा अलग करते हैं और जबकि कार्बोनेट अयस्क होता है इसको निस्तापन विधि के द्वारा क्या करते हैं? अलग करते हैं। और जो निम्न अभिक्रियाशील तत्व के जो सल्फाइड है इसको भी भर्जन विधि द्वारा क्या करते हैं? इसको इसके यौगिक से अलग करते हैं। आगे देख लेते हैं। हालांकि जैसे कि यहाँ पर लिखा है आपका सल्फाइड अयस्क जो शनिवार है वायु की उपस्थिति में गर्म करके इसको भर्जन विधि द्वारा क्या किया जाता है? अलग किया जाता है। अब यहाँ पर देख लें ये वायु की उपस्थिति है और जबकि कार्बोनेट जो अयस्क होते हैं, कार्बोनेट अयस्कों को क्या करते हैं? सीमित वायु में गर्म करते हैं। तो ये सीमित वायु में गर्म करके कार्बोनेट को कार्बोनेट धातुओं से अलग करना क्या कहलाता है? निस्तापन कहलाता है। ठीक, आगे देख लें। यहाँ पर शुद्ध धातु का ऑक्साइड के रूप में अपचयन, जैसे कि धातु का ऑक्साइड है, धातु से अपचयन, धातु का शोधन है। एक इसके रूप में है, ये है आपके निष्कर्षण के, अर्थात अयस्क से धातु का निष्करण प्रमुख चरणों में होता है। यहाँ पर देख लें, यहाँ पर स्पष्ट तौर पर लिखा है जो सल्फाइड अयस्क, सल्फाइड अयस्क में होता है भर्जन, भर्जन से प्राप्त होती है धातु, धातु का क्या किया जाता है? बाद में किया जाता है परिष्करण। ठीक, यहाँ पर ये आपकी धातुओं को निकालने की जो विधि होगी वो किस प्रकार यहाँ पर अलग अलग करते हैं। जो सल्फाइड अयस्क है उसको भर्जन के द्वारा और सीमित वायु की उपस्थिति में कार्बोनेट है, कार्बोनेट को निस्तापन के द्वारा क्या करते हैं? हम अलग करते हैं उनके युग्कों से। आगे देख लेते हैं।
कुछ प्रमुख परिभाषाएं दी गई। जो गेंग है, गेंग क्या कहलाता है उसके बारे में देख लें। पृथ्वी से जो खनिज अयस्क होते हैं उसमें रेत होती है, मिट्टी होती है आदि जैसी कई अशुद्धियां होती हैं, जिन्हें हम गेंग कहते हैं। क्या कहते हैं? गेंग। जो मिट्टी से खनिज निकाले जाते हैं उनके जो अयस्क होते हैं, अयस्क में क्या क्या होता है? रेत होता है, मिट्टी आदि जो अशुद्धियां पाई जाती हैं उसी को गेंग कहते हैं। भर्जन शब्द की बात कर लें तो भर्जन शब्द क्या है? सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाता है। जो भर्जन कहलाता है, भर्जन अभिक्रिया कहलाती है। सल्फाइड जो अयस्क होते हैं, सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में क्या करते हैं? हम अधिक ताप देते हैं। जब अधिक ताप पर गर्म करते हैं तो ये ऑक्साइड में क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम भर्जन प्रक्रिया भी कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये लिखा है जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट को हम जब अभिक्रिया कराते हैं ऑक्सीजन के साथ अधिक ताप पर गर्म करते हैं तो हमें जिंक ऑक्साइड, साथ ही साथ हमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस की प्राप्ति होती है। यहाँ पर लिखा है आपका HGS, ये लिखा है मर्क्यूरिक ऑक्साइड को जब हम क्या करते हैं, मर्क्यूरिक सल्फाइड को जब हम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो उच्च ताप पर तो हमें HGO शनिवार, और साथ ही साथ हमें क्या मिलता है? यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस की प्राप्ति होती है। आगे देख लें, निस्तापन अभिक्रिया की बात करें। निस्तापन अभिक्रिया जो होती है इसमें कार्बोनेट अयस्क को, कौन सी अयस्क को? कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में, कार्बोनेट जो है निस्तापन में क्या होता है? जो कार्बोनेट अयस्क है जैसे कि CO3 जिसके साथ लगा होता है, कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर जब गर्म किया जाता है तो अधिक ताप पर गर्म करने पर ये ऑक्साइड में बदल जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निस्तापन कहते हैं। जैसे जिंक कार्बोनेट है, जिंक कार्बोनेट को जब हम ताप देते हैं तो क्या मिलता है? जिंक ऑक्साइड, साथ ही साथ हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, अब चयन की बात कर लें। अब चयन, धातु ऑक्साइड से कार्बन जैसे अपचायक का उपयोग कर धातु प्राप्त की जाती है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है धातु ऑक्साइड से कार्बन जैसे अपचायक का जब हम उपयोग करते हैं तो हमें क्या होती है? धातु प्राप्त होती है। जैसे जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड में जब हम कार्बन मिला देते हैं तो कार्बन और जिंक मिलाते हैं तो यहाँ पर जिंक ऑक्साइड में जब हम कार्बन मिलाते हैं तो क्या मिलता है? जिंक अलग हो जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो जाता है। ठीक, अपचयन की प्रक्रिया। अपचयन की प्रक्रिया में हम सीधी सी बात कहें, यहाँ पर ऑक्सीजन का ह्रास होता है तथा हाइड्रोजन की क्या होती है? वृद्धि होती है। आगे देख लें, धातुओं का परिष्करण। धातुओं के परिष्करण की बात करें, धातुओं से अपद्रव्य को हटाने के लिए, अब देखते हैं धातुओं का परिष्करण। धातुओं से अपद्रव्य को हटाने, यहाँ पर लिखा है धातुओं से जब हम अपद्रव्य को हटाते हैं तो क्या होता है? धातुओं से अपद्रव्य को हटाने के लिए सबसे अधिक उपयोगी विधि विद्युत अपघटन परिष्करण है। क्या विद्युत अपघटनी परिष्करण है? किसको? धातुओं से जब हम अपद्रव्य को हटाते हैं तो धातुओं से अपद्रव्य को हटाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त जो विधि होती है विद्युत अपघटनी परिष्करण होती है। ठीक, आगे देख लेते हैं। यह विद्युत अपघटन परिष्करण की बात करें तो यहाँ पर क्या है? ये हो गई आपका एनोड, ये हो गया आपका कैथोड। जब हम यहाँ पर अभिक्रिया कराते हैं जैसे कि कॉपर जो सल्फेट है, कॉपर सल्फेट अम्लीय विलयन है। यहाँ पर अम्लीय विलयन में हम क्या करते हैं? विद्युत धारा से यहाँ पर जो अधातु होती है हमें क्या होती है? एनोड पंख पर मिलती है। अधातु क्या कहाँ मिलती है? हमें एनोड पंख पर मिलती है, ये जम गई है। और साथ ही साथ हमें जो कैथोड पर क्या मिलती है? शुद्ध धातु प्राप्त होती है कॉपर के रूप में। ठीक, यहाँ पर स्पष्ट तौर पर लिखा हो जो हम विद्युत देते हैं, जैसे कि लिखा है यहाँ पर कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट में जब हम विद्युत प्रवाहित करते हैं, क्या करते हैं? कॉपर सल्फेट पर हम विद्युत प्रवाहित करते हैं तो हमें जो अशुद्ध धातु होती है, अशुद्ध, वो किस में मिलती है? हमें एनोड पर मिलती है। और शुद्ध धातु जो होती है हम वो मिलती है कैथोड पर। और जो अशुद्ध धातु प्राप्त होती है हमें एनोड पर, वो है ये एनोड पंख कहलाता है। ठीक, आगे देख लेते हैं। एनोड पर यहाँ पर लिखा भी है चार्ट के रूप में। एनोड पर क्या होती है? अशुद्ध धातु की प्राप्ति होती है। एनोड पर क्या होता है? अशुद्ध तांबा मिलेगा। एनोड पर क्या मिलता है? एनोड पर मिलता है आपको अशुद्ध तांबा और कैथोड पर मिलता है शुद्ध तांबा। और जो विलयन है कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट को जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ सूक्ष्म मात्रा में विलयन है, जो कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट में हम तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा सूक्ष्म मात्रा प्राप्त होती है। विद्युत अपघटन की बात करें, विद्युत अपघट्य से, किससे? विद्युत अपघट्य से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब हमें एनोड से अशुद्ध धातु प्राप्त होती है जो विद्युत अपघट्य के रूप में क्या हो जाती है? घुल जाती है। किसमें घुल जाती है? विद्युत अपघट्य के रूप में। विद्युत अपघट्य से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो एनोड से अशुद्ध धातु अपघट्य के रूप में घुल जाती है और उतनी ही मात्रा शुद्ध कॉपर जो होता है वो विद्युत अपघट्य में किस पर? कैथोड पर निक्षेपित हो जाता है। ठीक, आंवले जो अशुद्धियां होती हैं, आंवले अशुद्धियां एनोड की तली पर जाके जम जाती हैं या निक्षेपित हो जाती हैं, जिसे हम एनोड पंख कहते हैं। अब देख लेते हैं संचारण। धातुएं जो होती हैं अपने आसपास, संचारण विधि क्या है? धातुओं की बात करें, धातुएं अपने आसपास अम्ल
आर्द्रता और वायु के संपर्क में आने पर क्या होती है, संचारित हो जाती हैं। कब संचारित होती हैं धातुएं, अपनी आसपास के वातावरण में जब अम्ल होता है, आर्द्रता होती है और वायु होती है, जब इसके संपर्क में ये आ जाती हैं धातुएं तो क्या करती हैं, ये संचारित हो जाती हैं। ठीक। सिल्वर धातु की बात करें, जब सिल्वर धातु होती है वायु की उपस्थिति में सल्फर के साथ अभिक्रिया करके, कौन सी सिल्वर धातु है जो वायु की उपस्थिति में सल्फर के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड बनाता है। क्या बनाता है, सिल्वर सल्फाइड बनाता है, जिसके कारण यह जो वस्तु होती है सिल्वर की काली हो जाती है। कब हो जाती है, सल्फर के साथ अभिक्रिया करके जब सिल्वर सल्फाइड बनाती है कौन, सिल्वर धातु, तब क्या हो जाती है, काली हो जाती है। कॉपर की बात करें, कॉपर धातु है जो कॉपर धातु आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके, कॉपर ऑक्साइड है जो कॉपर जो धातु है आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्या करता है, हरे रंग का कॉपर कार्बोनेट बनाता है। क्या करता है, हरे रंग का कॉपर कार्बोनेट बना लेता है कौन, कॉपर धातु। कब, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके। लोहा की बात करें, लोहा जो धातु है, लोहा क्या करती है, लोहा आर्द्र वायु में लोहे पर भूरे रंग के पदार्थ की परत चढ़ जाती है। लोहा है जो लोहा में आर्द्र वायु है, आर्द्र वायु में क्या करता है, लोहा भूरे रंग के एक पदार्थ की एक परत चढ़ जाती है जिसे हम जंग कहते हैं। संचारण से सुरक्षा है, लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है। जो लोहा होता है, लोहे को क्या करते हैं, जंग लगने से बचाया जा सकता है, जैसे कि इसमें पेंट करते हैं, तेल लगाकर, ग्रीज लगाकर, या से लेपन करके, क्रोमियम लेपन के द्वारा, या एनोडीकरण या मिश्र धातु बनाकर क्या करते हैं, हम संचारण होने से रोक सकते हैं। ठीक। आगे देख लेते हैं, यथ से लेपन क्या कहलाता है। यथ से लेपन जो होता है, लोहे तथा इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर जस्ते की पतली परत चढ़ाई जाती है, जिसे यथ से लेपन कहते हैं। जो यथ से लेपन होता है, लोहे तथा इस्पात को क्या करते हैं, जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते की एक पतली परत चढ़ा देते हैं। इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, यथ से लेपन प्रक्रम कहते हैं। मिश्र धातु की बात करें, जो मिश्र धातु होती है, मिश्र धातु में दो या दो से अधिक धातु या धातु और अधातु के समांगी मिश्रण जो होते हैं मिश्र धातु कहलाते हैं। मिश्र धातु दो या दो से जो अधिक तत्व होते हैं या अधिक धातु होते हैं, धातु और अधातु के समांगी जो मिश्रण होते हैं, समांगी मिश्रण मतलब समान अनुपात में, वही आपके क्या कहलाते हैं, मिश्र धातु कहलाते हैं। जैसे कि लोहा है, सूक्ष्म मात्रा में कार्बन के मिश्रण के साथ लोहा जो होता है कठोर और प्रबल हो जाता है। लोहा जो होता है सूक्ष्म मात्रा में कार्बन के मिश्रण लोहा के साथ मिलकर कठोर और प्रबल हो जाता है। इस्पात की बात करें, जो स्टील होता है, लोहा और निकेल क्रोमियम से मिलकर बना होता है। इस्पात है जिसे हम स्टील कहते हैं अपनी बोलचाल की भाषा में, स्टील जो होता है किससे मिलकर बना होता है, लोहा से, निकेल से और क्रोमियम से। पीतल की बात कर लें तो जो पीतल होता है कापर और जिंक से मिलकर बनता है। कांसा है, कांसा बनता है आपका कापर और टिन से। कांसा किन से बनता है, कापर और टिन से। वहीं पर लेड सोल्डर की बात करें तो सोल्डर जो बनता है आपका लेड और टिन, लेड और टिन को जब हम आपस में मिलाते हैं तो सोल्डर बनता है। अमलगम जब बनता है मरकरी या पारद में कोई अन्य धातु मिला दी जाए तब क्या बनता है, आपका अमलगम बनता है। सोल्डर जो होता है लेड और टिन, ये याद करना, ये क्वेश्चन आते हैं। सोल्डर बनता है लेड और टिन से, कांसा बनता है कापर टिन से, और पीतल बनता है कापर जिंक से, और मरकरी जो पारा अमलगम बनता है किस किस से, मरकरी पारद और एक अन्य तत्व को मिलाने से। ठीक। यहाँ पर अपना ये चैप्टर होता है धातु अधातु चैप्टर कंप्लीट। इसके बाद हम एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पलर हैं वो